Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. This is the eighth part of our series where we are learning daily use English words with meaning and sentences. If you haven't watched the previous videos, I'll highly recommend do watch those videos because you will learn a lot of vocabulary words, interesting vocabulary words which you can use in your daily life conversations. So let's begin. Today's lesson's first daily use English word is spite. Spite means a desire to hurt someone. कीना या बुग्ज हम जिसको उर्दू में बोलते हैं. स्पाइट होता है ना कि किसी इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है, ये डिजायर होती है कि इस दूसरे इंसान का कि इसको जो है ना तकलीफ पहुंचे या इसका कोई नुकसान हो. वो दिल में बुग्ज होता है ना, कीना होता है, जिसकी वजह से ख्वाहिश होती है कि इसके साथ तो बुरा होना चाहिए. अब वो किसी भी वजह से हो सकता है. आपको नफरत हो सकती है किसी इंसान से जलसी हो सकती, हसद हो सकता है. उस हसद की वजह से दिल में कीना और बुगज आ गया है. तो वो जो कीना और बुग्ज आया है ना दिल के अंदर, वो जो एक ख्वाहिश है किसके साथ तो बुरा होना चाहिए, वो कोई भी दूसरा इंसान है. इस नेगेटिव फीलिंग को, और ये इंतहाई नेगेटिव फीलिंग है, इसको आप स्पाइट बोलेंगे. ठीक है. और इसका सेंटेंस होगा आई बिलीव शी रिफ्यूज टू हेल्प मी आउट ऑफ स्पाइट. आउट ऑफ स्पाइट का मतलब ये है कीना की वजह से, बुक्स की वजह से. आउट ऑफ किसी ने कोई भी काम किया और आपने कहा ना कि मुझे लगता है कि इसने ना अपने अंदर के उस बुक्स की वजह से किया है, तो आप कहेंगे आउट ऑफ स्पाइट. ठीक है. जैसे कि आई बिलीव आप यूज करते हैं हमेशा कि मुझे लगता है, जो हम उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं ना मुझे लगता है. ठीक है. ये मुझे लगता है के लिए आप इंग्लिश में बोलते हैं आई बिलीव. तो उसने कहा कि आई बिलीव शी रिफ्यूज टू हेल्प मी आउट ऑफ स्पाइस, आउट ऑफ स्पाइट, कि उसने जो मेरी मदद करने के लिए इनकार किया है ना, ये उसने अपने कीने और अपने बुक्स की वजह से किया है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं इस मुश्किल में रहूं. ठीक है. या वो चाहता है, और चाहती या शी यूज किया है हमने, कि वो चाहती है कि मुझे ये तकलीफ पहुंचे या मैं इस मुश्किल में रहूं, तो उसने मेरी हेल्प करने से इसलिए रिफ्यूज किया. ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकती थी, वो कर सकती थी, पर उसने इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए एक बुग्ज है, कीना है कि मैं इस मुश्किल में रहूं. ठीक है. अच्छा जी. नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है रिजेंटमेंट. अच्छा, रिजेंटमेंट का मतलब होता है बिटरनेस एंड एंगर यू फील व्हेन समवन डज रॉन्ग टू यू, जिसको हम एक तलखी या गुस्सा कह सकते हैं. देखिए, स्पाइट जो है ना, वो एक कीना और बुग्ज है कि आपके अंदर एक नेगेटिव, एक बिटरनेस है कि किसी दूसरे इंसान के लिए आप बुरा चाहते हैं. रिजेंटमेंट एक ऐसी तकलीफ है, ऐसी अंदर की तलखी या बिटरनेस है या एंगर है, वो आपके अंदर इसलिए आया है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है. होता है ना, आपके साथ कहीं पे नाइंसाफी हो गई है, वो उस नाइंसाफी की वजह से इंसान के अंदर एक तलखी सी आ जाती है, एक गुस्सा सा आ जाता है, उसको आप रिजेंटमेंट कहेंगे. जैसे वर्क प्लेस पे कहीं पे किसी इंसान के साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो नाइंसाफी की वजह से हो सकता है आपके बॉस ने आपको किसी गलत बात पे, कोई ऐसा कसूर नहीं था आपका लेकिन आपको सजा दे दी. कसूर किसी और का था लेकिन सजा आपको मिल गई. आपने एक्सप्लेन भी किया लेकिन आपकी बात सुनी नहीं गई. अब जो उसकी उसकी वजह से आपके अंदर एक गुस्सा आएगा, एक तलखी आएगी, वो रिसेंटमेंट कहलाएगी. और जैसे आप देखें कोर्ट वगैरह में भी होता है ना कि समटाइम कहीं पर भी किसी भी जगह पे नाइंसाफी हो, तो आप देखिए कि उन लोगों में कितना गुस्सा होता है, कितनी वो एक तलखी होती है अपने अंदर, क्योंकि वो नाइंसाफी की वजह से, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है, आपके साथ नाइंसाफी है, तो ये रिजेंटमेंट है. जो स्पाइट है ना, वो बिटरनेस की फीलिंग है जो कि आपको जेलसी की वजह से, किसी भी बाइस की वजह से, कि कोई इंसान से, बस कोई आपसे बेहतर है तो आपको बस एक किस्म की अंदर वो कीना और बुग्ज आ गया कि इसके साथ बुरा होना चाहिए, तो वो स्पाइट है. लेकिन आपको अगर अपने साथ ना इंसाफी की वजह से आपके अंदर एक बिटरनेस आ गई, एक तलखी आ गई, तो वो रिजेंटमेंट है. आई होप कि आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया. ठीक है. जैसे सेंटेंस ये इसका हो सकता है कि फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ रिजेंटमेंट एंड हैव पीस. ठीक है. अब इंसान के अंदर जो तलखी आ जाती है ना, क्योंकि नाइंसाफी हुई है, तो आप देखिएगा कि खुदा ना खास्ता किसी ने अगर अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना, तो आप देखिएगा कि इंसान के अंदर का जो पीस होता है ना, जो एक वो सुकून होता है, वो तबाह हो जाता है, क्योंकि वो इंसान उस गुस्से में, इस तलखी में रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, जबकि मेरा ये कसूर भी नहीं था. ठीक है. अब उसमें ये कहा है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना, कोई कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप उस तलखी में रहने की वजह से इंसान खुद अपने ही इंटरनल पीस को जो है ना वो सबोटाज कर देता है, वो मतलब खराब कर देता है उसको. तो उससे बेटर ये है कि आप माफ कर दें, क्योंकि
कि फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ रिजेंटमेंट। इस तलखी से बाहर निकलने का जो बेस्ट तरीका है ना वो यही है कि फिर आप माफ कर दें और आप ऊपर वाले पे अपना जो मामला है ना वो छोड़ दें, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके अंदर फिर सुकून आ जाएगा, अदरवाइज आप पूरी जिंदगी वो इंसान जो है ना उस तलखी में रहता है, उस तकलीफ में रहता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है रिमोर्स। एंड रिमोर्स मीनिंग डीप रिग्रेट और गिल्ट, जिसको हम पछतावा कहेंगे, ठीक है। अब किसी इंसान ने कुछ गलत किया, कोई गलती हो गई, अब उसकी वजह से जो इंसान को पछतावा होने लगता है कि ओ गॉड ये मैंने क्यों कर दिया, उसको आप इंग्लिश में रिमोर्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे इसका सेंटेंस होगा, व्हेन शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक शी वाज फिल्ड विद रिमोर्स, कि जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ ना तो उसके अंदर एक वो पछतावा, वो मतलब बहुत पछताई, ठीक है, कि उसके अंदर एक पछतावा बहुत ज्यादा आ गया। शी वॉज फिल्ड विद रिमोर्स, कि उसके अंदर एक रिमोर्स हो गया, रिमोर्स की फीलिंग जो थी ना वो बढ़ गई कि ओ गॉड ये मैंने क्यों कर दिया। उसको रियलाइज होगी कि ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी गलती है, ठीक है। समटाइम्स कुछ एक तो छोटी गलतियां होती है उसमें तो सॉरी अपॉलॉजी चल जाती है, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बड़ी होती हैं और जिनका अजाला मुश्किल हो, फिर आपको पछतावा होने लग जाता है, फिर आपको गिल्ट होने लग जाता है, एक रिग्रेट होता है। गिल्ट और रिग्रेट का मतलब भी यही होता है कि इंसान के अंदर जो एक पछतावा होने लग जाए, एक गिल्ट होने लग जाए, ठीक है। तो तीन वर्ड्स हैं जो आप इसके लिए, पछतावे के लिए यूज है, रिग्रेट यूज कर सकते हैं, गिल्ट यूज कर सकते हैं, रिमोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेट। ये आपने बहुत सुना होगा, ये डेली लाइफ में अक्सर लोग ये बोलते हैं, ठीक है। अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है एस्टिमेट समथिंग और समवन लेस इंपॉर्टेंट, किसी को कम समझना। जितनी वैल्यू किसी चीज की है या किसी इंसान की है, या जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है कुछ करने की, अगर आप उसको कम समझ रहे हैं, आप करें नहीं 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 ये नहीं ये काम कर सकता, या इसकी इतनी, इस चीज की इतनी वर्थ या वैल्यू नहीं है, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको कम समझ रहे हैं, जितनी एक्चुअल में उस इंसान की या उस चीज की वैल्यू है, या जितनी एबिलिटी किसी इंसान की है। अगर आप किसी इंसान की एबिलिटी को कम समझ, इसमें तो ये चीज नहीं है, तो आप फिर उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। इस जैसे कि इसका सेंटेंस है, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग माई एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज, कि कोई इंसान कहता है कि कोई कोई लीडर कह सकता है ये, कि आप कोई तब्दीली लाना चाह रहा है किसी भी जगह पे, किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे, और आप कह रहे हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो ये कह सकता है कि यू आर अंडर एस्टिमेटिंग माई एबिलिटी। इतना भी कह सकते हैं आप, कोई इंसान इतना भी बोल सकता है कि तुम मेरी जो एबिलिटी, मेरी जो काबिलियत है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मतलब उसको तुम कम समझ रहे हो। और आगे ये भी कह सकते हैं टू ब्रिंग चेंज, या कोई भी अपने काम करना है तो इस सेंटेंस के आगे आप उस बात को बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है एडमेंट। एडमेंट बोलते हैं हम रिफ्यूजिंग टू बी परsuaded और टू चेंज वंस माइंड, ठीक है। अटल कोई इंसान किसी काम पे अड़ जाए, अटल हो जाए कि मैं ये करके छोड़ूंगा, तो वो एडमेंट है। वो इंसान वो एडमेंट हो गया है, ठीक है। वो जिद पे अड़ गया है कि मैंने इस काम को, इंसान किसी बात पे अड़ जाता है ना, या अटल हो जाता है कि बस ये बात ऐसे है तो ऐसे है, अब मैं इसको चेंज नहीं करने वाला, मैं इस अपने फैसले को नहीं तब्दील करूंगा, तो वो इंसान उस काम के लिए एडमेंट हो गया है, वो अटल हो गया है, उसका उसका फैसला अटल हो गया है, उसका डिसीजन अटल हो गया है, वो या वो जिद पे अड़ गया है। दोनों चीजों के लिए, अटल के लिए भी और जिद पे अड़ जाने के लिए भी, जो ना आप एडमेंट जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस है, शी इज एडमेंट टू कंटिन्यू हर वर्क एंड नॉट टेकिंग रेस्ट, ठीक है। कोई कोई बीमार हो सकता है कुछ भी, तो आप उसको अगर बहुत फोर्स कर रहे हैं कि भाई अपना काम छोड़ दो, तुम रेस्ट ले लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हारी सेहत खराब हो रही है, तो अगर वो इंसान जो है वो अटल हो जाए या वो जिद पे अड़ जाए कि नहीं मैंने अपना काम जारी रखना है, मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मैं रेस्ट नहीं लेने वाला, तो फिर आप कह सकते हैं कि शी इज एडमेंट। समटाइम्स होता है ना कि कोई आप किसी बात पे किसी इंसान को मना रहे हैं या मना कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं तो करूंगा, तो दैट पर्सन इज एडमेंट कि उसने ये काम करना ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन आपने बहुत सुना होगा, ये भी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। अक्सर आप कभी कहीं पे किसी जगह पे कोई फॉर्म वगैरह फिल करने जाएं तो वहां पर आप देखिएगा ऑक्यूपेशन लिखा होता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? प्रोफेशन, पेशा, आपका काम क्या है, ठीक है। जैसे आपने किसी से पूछना हो, जैसे मैंने अभी सेंटेंस में भी लिखा था कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन,
कि तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कि तुम्हारा पेशा क्या है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हो। अच्छा, इसको पूछने का एक और तरीका भी है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। अक्सर जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो भी ये इस तरह से पूछते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशन थोड़ा सा ना एकेडमिक वर्ड है, ठीक है। कम्युनिकेशन में अक्सर लोग इस तरह भी बोलते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग का मतलब ये होता है कि वो इंसान आपसे ये पूछना चाहता है कि आप काम क्या करते हो, ठीक है। जब आपसे कि पूछना हो कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो अक्सर लोग ऑक्यूपेशन भी पूछते हैं, ठीक है। तो स्पेशली आप फॉर्म्स वगैरह पे देखेंगे इसको लिखा हुआ, ठीक है। या इसका जो सेकंड सेंटेंस है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर डेंजरस ऑक्यूपेशंस, कि जो भी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं, उसमें अपना करियर बनाते हैं, तो जाहिर बात है कि ये डेंजरस प्रोफेशंस हैं। ये वो मतलब पेशे हैं जो जिनमें के जान का खतरा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है timid। timid का मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ courage एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। बुजदिल, डरपोक। जैसे अब आपके पास इंग्लिश में उर्दू में दो वर्ड है ना, बुजदिल भी है, डरपोक भी है, एक ही बात कहने के लिए, एक ही जैसे करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे ही आपके पास इंग्लिश में भी है कि आप कॉवर्ड भी बोल सकते हैं। कॉवर्ड का मतलब यही होता है कोई इंसान डरपोक है, बुजदिल है, और टिमिड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। टिमिड भी अब चूंकि ना मैंने नोट किया है कि कोविड के ज्यादा अक्सर लोग, अक्सर जो मतलब जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, वो अक्सर टिमिड वर्ड जो है ना वो यूज करते हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इसको इधर जो है ना इस लिस्ट में इसको शामिल करूं। अच्छा, सेंटेंस ये है कि डोंट बी टिमिड टू आस्क क्वेश्चंस, कि इतने डरपोक मत बनो या इतने बुजदिल मत बनो सवाल पूछने के लिए। अक्सर होता है ना, हम टीचर्स वगैरह से भी पूछते वक्त हम डरते हैं, हम थोड़ा सा कि शायद मैं गलत ना पूछ लूं या मुझे डांट ना पड़ जाए, तो वो आप टिमिड हो रहे होते हैं, आप थोड़ा सा डर रहे होते हैं, डरपोक हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है बनाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसको अक्सर लोग बोलते हैं, जो अच्छी इंग्लिश स्पीकर्स है ना हमारे पास, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, मैंने उनके मुंह से ये बहुत सुना है वर्ड बनाल। बनाल का उर्दू में पता है क्या मतलब है, जो हम बोलते हैं ना घिसी पिटी सी चीज, मतलब जो ऐसी चीज जो कि ओरिजिनल ना हो, जिसमें कुछ नयापन ना हो, जो पुरानी ऑर्डिनरी सा स्टाइल चलता आ रहा है ना, बस वही हो ना, तो उसको बनाल कहेंगे। जैसे कोई किसी ने कोई स्पीच दी और वही पुरानी बातें, वही घिसी पिटी बातें जो पहले से वो करता आ रहा है, वही फिर से उसने रिपीट कर दी, तो कहेंगे, लोग अक्सर बोलते हैं कैसी बनाल किस्म की स्पीच थी इसकी, ठीक है। मतलब कि बड़ी घिसी पिटी सी स्पीच थी इसकी। या कोई आर्गुमेंट किसी बात पे अगर आप किसी के साथ बहस करें और वो वही पुराना घिसा पिटा सा आर्गुमेंट दे रहा है जो वो पहले मतलब चलता आ रहा है, तो आप कहेंगे कि योर आर्गुमेंट इज बनाल, मतलब घिसा पिटा सा आर्गुमेंट है, इसमें कोई नई बात नहीं है या बड़ी कन्विंसिंग बात नहीं है। इसी तरह से जैसे मूवीज आती हैं, इसमें सेंटेंस भी इसी तरह का बनाया कि आई वेस्टेड माई मनी ऑन दिस बनाल मूवी। कोई ऐसी मूवी आई जिसका स्क्रिप्ट वही पुराना घिसा पिटा सा स्क्रिप्ट है, उसी तरह के गाने हैं, उसी तरह की मतलब जो भी आप मूवी मेक में देखते हैं चीजें, जो पुरानी घिसी पिटी है, उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ ओरिजिनल नहीं है, कोई नई चीज नहीं आई है, वही पुरानी घिसी पिटी सी चीज है, तो आप कहेंगे कि ये मूवी बनाल है, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर आपने कहना है कि वही पुरानी घिसी पिटी सी बात है, वही पुरानी घिसी पिटी सी चीज है, तो वहां पर आप ये वर्ड बनाल यूज कीजिए, तो आपकी इंग्लिश अच्छी साउंड करेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है जैम पैक्ड। जैम पैक्ड का मतलब होता है फुली क्राउडेड, फुल टू कैपेसिटी। किसी जगह की जो कैपेसिटी होती है ना, किसमें इतने लोग आ सकते हैं, अगर वो पूरा फुल हो जाए कि आपके पास खड़े होने के, मजीद खड़े होने की जगह ना, इतने ज्यादा लोग आ जाए, तो वो जैम पैक्ड है। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन में अब जाहिर बात है एक कैपेसिटी है, या कोई बस है उसमें भी एक कैपेसिटी है कि इतने लोग इसमें आ सकते हैं। अगर उसमें उससे ज्यादा लोग आ जाएंगे, उतने लोग फुल हो जाए, फुल टू कैपेसिटी हो जाए वो ट्रेन या वो बस, तो आप कहेंगे कि वो ट्रेन और वो बस जो है ना वो जैम पैक्ड है, फुल है। कोई हॉल हो सकता है, कोई वो हो सकता है, मैदान हो सकता है, ठीक है, कोई फील्ड हो सकती है कि जो कि फुली जैम पैक्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस है द हॉल वाज जैम पैक्ड, कि जो जो हॉल था उसमें जितनी, उस हॉल में इंसानों के खड़े होने की या बैठने की जितनी जगह थी, वो सारी फुल हो गई थी, तो आप उसको जैम पैक कह सकते हैं। सिनेमा हॉल हो सकता है, द सिनेमा हॉल वाज जैम पैक्ड, अगर सारा सिनेमा हॉल भर गया है तो इट मीन्स कि वो जैम पैक्ड है, ठीक है। अच्छा जी, आज के लेसन का जो लास्ट वर्ड है वो है रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल कहते हैं हम रिलेटेड टू एंजॉयमेंट, तफरीही, जैसे कहते हैं ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या रिक्रिएशनल पार्क,
तफरीही पार्क जो कि हमारी एंजॉयमेंट के लिए होता है जहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वर्ड रिक्रेशनल यूज करते हैं। जैसे कि फॉर चिल्ड्रन रिक्रेशनल एक्टिविटीज आर एज इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन, कि उनके लिए, जो बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ जो तफरीही एक्टिविटीज होती है ना, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को 24 घंटे ये नहीं कह सकते कि बस पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है, नहीं, उनके लिए तफरीही जो एक्टिविटीज हैं, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, जैसे किसी जगह पर आप कोई ट्रिप लेके जा रहे हैं, उनको घुमाने कहीं लेके जा रहे हैं, या वो कोई गेम्स खेल रहे हैं, गेम हर वक्त, ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप बच्चों को रोक सकते हैं कि हर वक्त नहीं, एजुकेशन भी तवज्जो दो, लेकिन ये नहीं कि वो 24 आवर्स जो है वो जस्ट पढ़ने पे ही उनकी तवज्जो हो, तो गेम्स की तरफ उनका ध्यान हो सकता है, उनको मूवीज आप कभी कभी दिखाते हो, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जितनी कि एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स जी, लेसन हैज कम टू द एंड, और आई होप कि आपको अच्छा लगा। इसमें आपने कौन से नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो है वो सीखे हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।